अपने पति श्रीकांत की मौत के बाद लता ने अकेले ही अपनी दोनों बेटियां संध्या और ईश्वरी को पाला पोसा बड़ा किया था। लता का गांव में एक ढाबा होता है जहां वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है, जिसके स्वाद का पूरा गांव दीवाना होता है। संध्या और ईश्वरी दोनों अपनी मां को देख देख के खाना बनाना सीख जाती हैं और बड़े होने पर अपनी मां की मृत्यु के बाद दोनों ही उस ढाबे को संभालने लगती हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या बढ़िया खाना बनाया है ईश्वरी बिटिया, संध्या बिटिया, मजा ही आ गया। सच में तुम दोनों भी अपनी माँ की तरह ही खाना बनाती हो। मुझे ये देखकर बहुत ही खुशी होती है कि कैसे तुम दोनों ने आज भी अपनी माँ की धरोहर यानी कि इस ढाबे को अच्छे से संभाल के रखा है। धन्यवाद काका जी। माँ की आखिरी निशानी है ये ढाबा। मैं और दीदी इसे सहेज कर ही रखेंगे। जहाँ छोटी बहन ईश्वरी बहुत ही दयावान और नेक स्वभाव की होती है, वहीं उसकी बड़ी बहन संध्या लालची और बुरे स्वभाव की होती है। वो अपने मन में हर पल यही सोचती रहती है, ये ढाबा सिर्फ मेरा होना चाहिए, इस पर सिर्फ मेरा हक होना चाहिए, इस चुड़ैल ईश्वरी का नहीं। मुझे कैसे भी करके इसे यहाँ से निकालना होगा। यहाँ से ही नहीं, मैं तो कहती हूँ इस गांव से ही। कुछ न कुछ तो करना ही होगा मुझे। क्या हुआ दीदी, आप क्या सोच रही हो? रोटी जल गई देखिए। अरे बाप रे, मैं वो हिसाब किताब के बारे में सोच रही थी बस। हिसाब किताब की चिंता मत कीजिए। दूध वाले, बनिए वाले और बाकी सबका हिसाब किताब हो चुका है, ठीक है? हाँ ईश्वरी। संध्या एक दिन ढाबे पर आई एक अमीर औरत का पर्स चुराकर ईश्वरी के झोले में रख देती है, और जब वो अमीर औरत अपने पर्स को ढूंढने लगती है तब वो उसे ईश्वरी के झोले में मिलता है। ये देखिए, मेरा पर्स तो यहाँ पर है। इसका मतलब मेरा पर्स तुमने चोरी किया है। ईश्वरी, तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे मांगते, तुमने चोरी क्यों की? तुमने ये बहुत गलत किया है ईश्वरी। लेकिन दीदी, काकी जी, मैंने आपका पर्स चोरी नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि ये मेरे झोले में कैसे आई। हर एक चोर अपनी चोरी पकड़े जाने पर ऐसे ही झूठी कहानियां बनाने लगता है। तुम्हारी चोरी अब पकड़ी जा चुकी है। चलो आज के आज इस गांव से चली जाओ, वरना मैं गांव वालों से कहकर तुम्हें पिटवाकर बाहर निकलवाऊंगी इस गांव से। ये आप क्या कह रही हैं काकी जी? काकी जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने चोरी नहीं की। संध्या दीदी, आप तो कुछ कहिए। क्या आपको भी लगता है कि मैं ऐसी घिनौनी हरकत कर सकती हूँ? कभी लगा तो नहीं था, लेकिन आज तूने ऐसी घिनौनी हरकत करके साबित कर ही दिया है ईश्वरी। अब तुझसे और क्या उम्मीद करूँ मैं कि तू हमारे ढाबे के पैसे भी नहीं चुराएगी। जब तू ग्राहकों के पैसे चुरा सकती है, तब तू ढाबे में से भी पैसे चुरा सकती है। दीदी, आप ये क्या कह रही हो? आप मेरी सगी बहन हो, आपको मेरे बारे में सब पता है। मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकती हूँ दीदी। ये आप मुझ पर कैसे कैसे इल्जाम लगा रही हो? अब ज्यादा नाटक मत कर और चल निकल जा इस गांव से। बेचारी ईश्वरी को ना चाहते हुए भी अपना गांव छोड़कर जाना पड़ता है। ईश्वरी के जाने के बाद संध्या अब ढाबे को अकेले ही संभालने लगती है, और तभी उसके खुराफाती लालची दिमाग में एक सुझाव आता है। क्यों ना मैं खाना बनाने के लिए लगने वाले सारे सामान को मिलावटी सामान से बदल दूं, ताकि मेरा निवेश का पैसा भी बच जाएगा और मेरी मेहनत भी, और कम पैसों में मैं ज्यादा मुनाफा कमा पाऊंगी। हाँ, तो कितनी होशियार है संध्या। संध्या अब खाने में मिलावट का सामान मिलाने लगती है और पैसे कमाती है। वहीं बेचारी ईश्वरी अब दूसरे गांव में जाकर दर दर भटकने लगती है। उसके पास अब ना तो कोई रहने का ठिकाना था, ना खाने पीने का। वो पूरी तरह से बेसहारा हो चुकी थी। एक पल में कैसे क्या हो गया? मैं बेकसूर हूँ, उसके बावजूद भी मैं फंस गई हूँ इन सब में। अब ना जाने मेरी किस्मत मुझे कहाँ लेकर जाएगी। तभी ईश्वरी को एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है और वो उसे अपने घर ले जाकर खाना खिलाती है। तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। मैं तुम्हारी आंखों में साफ साफ देख सकती हूँ कि तुम कितनी सच्ची और ईमानदार हो। धन्यवाद काकी जी। काकी जी, अगर आपकी नजर में कोई नौकरी हो तो बता दीजिएगा मुझे,
ताकि मैं यहाँ इस गांव में कोई नौकरी कर सकूं। अब वापस अपने गांव तो नहीं जा सकती। उस मुसीबत की घड़ी में दीदी ने भी मेरा साथ नहीं दिया और वो भी मेरे खिलाफ हो गई थी। निराश मत हो बेटा, यहाँ पास में ही एक सरकारी स्कूल है, वहाँ साफ सफाई कर्मचारी का काम मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन तुम्हें उस काम के लिए तुम्हारे कागजात लगेंगे, जैसे जन्म दाखिला और बाकी के कागजात। लेकिन वो सारे कागजात तो मैं अपने गांव में ही छोड़ आई हूँ। कोई बात नहीं काकी जी, मैं उन्हें वापस जाकर ले आऊंगी। हाँ बेटा, वो ही सही रहेगा। जी काकी जी। ईश्वरी अपने दाखिले वापस लाने अपने गांव जाती है और तभी वो अपने ढाबे में चुपके से झांकती है। तब वो संध्या को खाने में मिलावट करते हुए देख लेती है। बेचारे गांव वाले, सबको लगता है कि मैं बहुत ही अच्छी और नेक किस्म की लड़की हूँ, लेकिन मैं कितनी बड़ी धोखेबाज और लालची हूँ ये कोई नहीं जानता। पहले तो मैंने अपनी बहन को चोरी के इल्जाम में फंसाकर गांव से बाहर भगा दिया और फिर मिलावट करके पूरे गांव को उल्लू बनाती हूँ और कम पैसों से दुगना तिगुना ज्यादा पैसे कमाती हूँ। क्या इसका मतलब मुझे चोरी के इल्जाम में फंसाने वाली और कोई नहीं बल्कि मेरी दीदी है? दीदी, आपने ये सही नहीं किया, आपने ये बहुत गलत किया है दीदी। और मुझे चोरी के इल्जाम में फंसाने से भी ज्यादा गलत आप इस गांव के लोगों के साथ कर रही हो, उनकी जान को खतरे में डालकर, यूं इस तरह खाने में मिलावट करके। मैं आपका पर्दाफाश करके ही रहूंगी। ईश्वरी तुरंत सभी गांव वालों को वहां इकट्ठा कर लेती है और पुलिस को भी बुला लेती है। तभी सबके सामने संध्या की असलियत आ जाती है। देखिए, मेरी सगी बहन की असलियत देखिए, कैसे वो चंद पैसों के लालच के पीछे मासूम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। और साथ ही इन्होंने ही मुझे चोरी के इल्जाम में फंसाया ताकि मुझे इस गांव से निकाल दिया जाए और ये अकेली ढाबा चलाए। हाँ, किया मैंने ये सब क्योंकि मुझे अमीर बनना था और तेरे रहते तो हम कभी अमीर नहीं बन पाते। दीदी, इतने सालों से माँ ने इस ढाबे को पूरी ईमानदारी के साथ चलाया था और आप अपने लालच के चलते अपनी माँ की आखिरी निशानी को भी खत्म करने के पीछे तुली हुई थी। छी, मुझे तो आपको दीदी कहने में भी घिन आती है। आज से, अभी से आप मेरे लिए मर चुकी हो। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं ईश्वरी, तूने ये बहुत गलत किया है। पुलिस संध्या को गिरफ्तार करके ले जाती है, जिसके बाद ईश्वरी अपनी माँ के ढाबे को पूरी ईमानदारी के साथ चलाने लगती है और साथ ही वो उस बूढ़ी औरत को भी अपने गांव बुला लेती है और वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन तुमने मुझे प्रेम दिया। एक माँ को आज उसकी बेटी मिल गई है। जब मैं अकेली पड़ चुकी थी तब आपने मुझे सहारा दिया और अब हम दोनों यही साथ रहकर खुशी से रहेंगे। ठीक है काकी जी? अब मेरा मतलब दादी जी। हाँ बेटी। और इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और ईश्वरी जी जान से मेहनत करके अपनी माँ के ढाबे में खाना बेचकर खूब तरक्की करती है। पूनम दी, आपको पता है ना कि हम यहाँ किस मकसद से आए हैं? हमें इन बिरलास को लूटना है और यहाँ से रफा दफा होना है, इसलिए उस अतुल से ज्यादा करीब आने की जरूरत नहीं है। हाँ त्रिशा, मैं जानती हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ और हम दोनों बहनें अपना मकसद पूरा करके ही निकलेंगी यहाँ से। वाह त्रिशा, ये साड़ी तो आप पर बहुत जच रही है। थैंक यू रिया दीदी। और त्रिशा, 1 मिनट जरा मेरे साथ चलना दो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है पूनम दी। क्या हुआ दी, बोलो जल्दी। त्रिशा, अभी अभी मेरी वकील से बात हुई है, प्रॉपर्टी के कागज बस बन ही रहे हैं थोड़े दिन में। बस एक बार पेपर्स तैयार हो जाए, फिर हम दोनों धोखे से सबके छापे लेकर सबकी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा सकते हैं। हाँ दी, हमें कैसे भी करके बस जल्दी से इन बेवकूफ बिरलास को लूटकर यहाँ से गायब हो जाना है। इसका मतलब ये दोनों चुड़ैलें मेरे घर वालों की प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी हैं।
और इनका अतुल और यश से शादी करने का मकसद भी वही था। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे इन दोनों को इनकी घटिया चालों में कामयाब होने ही नहीं देना है। मुझे अपने परिवार को बचाना ही होगा, हर हाल में। क्या हुआ बेटा, तू यहाँ पर अचानक से कैसे? कुछ हुआ है क्या तेरे ससुराल में? अरे नहीं नहीं माँ, बस यूं ही आ गई। सासू माँ, ससुर जी और देवर जी किसी रिश्तेदार की शादी में गए हैं। मैंने सोचा कि उनके साथ वहाँ शादी में जाने से अच्छा यहाँ आ जाऊं, अपने मायके में कुछ दिन आराम करने के लिए। एकदम सही किया तूने रिया बेटा। पूनम बहू, तिशा बहू, जल्दी से अपनी ननद के लिए गर्मा गर्म चाय और पकोड़े बना लाओ। हाँ त्रिशा और पूनम, मुझे ना वो प्याज के पकोड़े खाने का मन कर रहा है, वो वाले पकोड़े ही तल दो। और चाय में भी अदरक और इलायची अच्छे से कूट कर डाल देना। ठीक है ननद जी। त्रिशा, पूनम, आज आश्रम में 200 से भी ज्यादा लोगों के लिए खाना भेजना है, इसीलिए आज तुम दोनों पूरी मेहनत मशक्कत करोगी और खाना बनाओगी। समझी तुम दोनों? 200 लोग? लेकिन इतने लोगों का खाना हम दोनों बहनें एक साथ कैसे बना पाएंगी? अरे करने को तो एक व्यक्ति हर एक नामुमकिन काम कर सकता है, फिर ये तो केवल 200 से ऊपर ही लोगों का खाना है। बहुओं के शुभ हाथों से बनना चाहिए खाना, इसीलिए तुम दोनों को ही बनाना होगा। अब वरना मैं थोड़ी बहुत मदद कर देती। बड़ी आई थी ना मेरे घर वालों की जायदाद लूटने, लेकिन अब इस घर की बेटी आ गई है। अब मेरे होते हुए ये दोनों डायने किसी का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगी। हाँ। अब जब दोनों रसोई में आएंगी तब इस फर्श से फिसलकर धड़ाम करके गिरेंगी और फिर अगले 2 हफ्तों तक चल ही नहीं पाएंगी। मर गई रे। त्रिशा, हम दोनों तो बुरी तरह फंस गए। अब हम प्रॉपर्टी के कागजों पर इन सभी फटीचर घर वालों के अंगूठे के छाप कैसे ले पाएंगे? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है पूनम दी। अब हमारे पास ठीक होने तक इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ त्रिशा, तू सही कह रही है। अब जब तक हमारा ये टूटा हुआ पैर ठीक नहीं हो जाता तब तक हम यूं ही बैठ सकते हैं, लेकिन एक बार बस ये पैर ठीक हो जाए तब देखना, 1 मिनट में सबको घर के बाहर कर देंगे हम, और इस घर पर सिर्फ और सिर्फ हमारा राज होगा। प्रॉपर्टी के पूरे हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ हमारा राज होगा। हंस लो चुड़ैलो, जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि तुम्हारी हर एक चाल को मात देने के लिए तुम्हारी ननद बैठी है यहाँ पर। मैं तुम दोनों को अपने बुरे मंसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगी। पूनम दी, देखो, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। सभी घर वाले बेहोश हो गए हैं। अब बस जल्दी से हम सबके अंगूठों के छाप ले लेते हैं और फिर सब कुछ हमारा। हाँ त्रिशा। पुलिस? ये कैसे हो सकता है? हमने तो तुम सबको बेहोशी वाली खीर पिलाई थी। तुम दोनों को क्या लगा तुम दोनों शेर हो? अरे बेवकूफो, तुम दोनों शेर हो तो तुम्हारी ये ननद सवा शेर है, समझी तुम? रिया ने ऐन वक्त पर रसोई में जाकर उस बेहोशी वाली खीर को अच्छी वाली खीर से बदल दिया था। लेकिन अब क्या फायदा? प्रॉपर्टी के कागजों पर तो सबके छाप लग चुके हैं। त्रिशा त्रिशा त्रिशा, कितने बेवकूफ हो ना तुम दोनों बहनें। अरे बैल बुद्धियों, ये रहे वो असली प्रॉपर्टी के कागजात। जिन कागजों पर तुमने सबके छाप लिए हैं वो नकली हैं, और मेरे हाथ में जो है वो असली है। और अब ये असली वाले भी हो जाएंगे बर्बाद। नहीं, ऐसा मत करो। हमारा प्लान फ्लॉप नहीं जा सकता, हमारी मेहनतियों जाया नहीं जा सकती। तुम दोनों लालच में इतना गिर जाओगी ये कभी सोचा भी नहीं था हमने। इस परिवार ने कभी तुम दोनों को अपनी बहू नहीं माना, हमेशा बेटी की तरह प्यार मिला है तुम दोनों को। लेकिन कुछ लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती। गिरफ्तार करके ले जाओ इन भूतनियों को और इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा देना इंस्पेक्टर साहब।